मुस्तकीम भाई, आप अबू आसिम आज़मी से मिले, मुलाकात की क्या वजह थी? देखो, ऐसा है कि मालेगांव शहर के ताल्लुक से असम्बली में अबू आसिम आजमी साहब हो, रईस शेख साहब हो, मुसलसल कोई ना कोई बात इशूज पर बोल रहे हैं। और मुझे लगा कि ऐसे लोग जो मालेगांव से नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं मगर मालेगांव की बात बार बार बोल रहे हैं, तो मालेगांव शहरियान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं मुंबई गया था स्पीकर से मिलने के लिए किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से, मगर पूना में प्रधानमंत्री के आने की वजह से सारे लोग पूना चले गए, मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने अबू आसिम साहब को फ़ोन किया, उनकी तबीयत नहीं थी अच्छी, मगर उसके बाद भी उन्होंने मेरा नाम सुना मालेगांव का, तो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और काफ़ी तफसील से उनसे बातचीत हुई। उनका मैं शुक्रिया भी अदा किया। कई इशूज़ पर हमारी बातचीत भी एक साथ हुई उसमें, कि इसमें उन्होंने कहा कि कोई मालेगांव का मामला रहे तो तुम मुझे बोला करो, बताया करो। तो ऐसे उनका शुक्रिया अदा करना ही मेरा मकसद था उनसे मिलने का। आजकल जनता दल को लेकर कुछ बातें चल रही हैं। कभी आता है कि जनता दल बीजेपी से मिल गई, कभी वजाहत आती है कि जनता दल बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करेगी। कहीं मालेगांव जनता दल समाजवादी में शामिल तो नहीं होने जा रही? नहीं नहीं, देखो, महाराष्ट्र में तो 13 पार्टियों का अलायंस बना हुआ है, प्रगति पक्ष बोलकर। उसमें जनता दल भी है, समाजवादी भी है, तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी है, राजू शेट्टी की पार्टी है, ऐसी सभी पार्टियां हैं। और जनता दल की जो बात है, मैंने इससे पहले भी एक बात बोला था मुंबई जाने से पहले, कि हमारी आइडियोलॉजी फिरका परस्तों से मिलने की है ही नहीं। हम फिरका परस्ती और बदउनवानी इसमें कभी समझौता कर ही नहीं सकते। आखिरी बयान जो हमारे सद्र हिंदुस्तान के हैं देवी गौड़ा साहब, उनका बयान है कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाले, ना जो कांग्रेस की तरफ से जो बनी है, ना बीजेपी के साथ जाने वाले, वो अलग लड़ेंगे। और जब उनका आखिरी बयान जो सद्र का है वही मानना चाहिए, तो ऐसी कोई बात हमको नहीं लगती कि वो लोग बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। आप पर मुकामी एमएलए ने 2 बड़े इल्ज़ामात लगाए थे कि आपने स्कूल के 2 कमरे नहीं बनाए और बुनकर सर्कल नहीं बनाए। लेकिन स्कूल मामले में हेडमास्टर ने सफाई दी, सर्कल मामले में आमिन अंसारी ने ये कह दिया कि मुस्तकीम का इससे कोई लेना-देना नहीं। कुल मिलाकर आपको क्लीन चिट मिल गई है। क्या कहेंगे आप? देखो, जब मुफ्ती साहब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे कई लोगों का फ़ोन आया, आमिन सरदार का फ़ोन आया। वो जनरली मेरा मिलना जुलना है, मगर ऐसे बातचीत बहुत मेरी होती नहीं। कोई मामला रहा तो फ़ोन पे हम लोग बातचीत करते। वो मुझे बोले कि मुस्तकीम, तुम कांग्रेस वालों के बारे में तुमने इतनी बात, उनकी बातें बोली, सब किए, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाओ। बोले वो कैसे तुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए? मैं तो बोले सुन के दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता। मैं तो मानता ही नहीं कि ऐसा हो सकता, मगर वो इतने धड़ल्ले से कैसे बोले। मैं बोला देखो, 2-4 दिन रुको, बातें साफ हो जाएंगी। हाँ, एक बात ये मैं जरूर मानता हूँ कि मुझे लगता था, मैं नितेश राणे और किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से उसी रात में मेरी प्रेस वालों से कुछ बातचीत हुई थी, जब मैं बोला था कि मैं 2-3 रोज में इस पर जवाब दूंगा। मगर मुझे मेरी सफाई देने से पहले जो लोगों ने सफाई दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये बात मानता हूं कि मालेगांव शहर में मुझे लगता था कि मुझे ही सफाई देना पड़ेगी, मगर मेरा कैरेक्टर खास तौर से करप्शन के ताल्लुक से, चोरी के ताल्लुक से, हमारे मुखालिफ भी निहाल साहब के वक्त से हम पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा पाए। और ये जो साथ में है, उसके बाद जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो लोगों ने सफाई दी। एक हेडमास्टर, आमतौर पे टीचर का मामला ऐसा होता है कि वो ऐसे काम काज में बीच में आते नहीं कि ये इनका सियासी, आपस में सियासी मामला है, सियासी झगड़ा है, अपने क्यों इसमें बीच में पड़े। मगर सच जो था वो हिम्मत से आकर बोले। ये बड़ी बात मैं इसको मानना कि यार, यानी आज भी शहर में ऐसे लोग हैं कि अगर सच बोलने की बात आ जाए तो फिर सामने वाला कितना बड़ा आदमी झूठ बोलने वाला है, ये नहीं देखते हुए सच बोले। आमिन अंसारी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने कोई नई बात या मेरी हिमायत में कुछ नहीं बोला,
जो सच था वही बात आमीन अंसारी ने भी कल बोला, वही बात हेडमास्टर ने भी बोला। ना उन्होंने मेरी तरफदारी में बोला, ना मेरी तरफ से कोई बात बोली गई। सच्ची बात जो थी वही थी। और मैं बोला कि हम पर कभी चोरी बदउनवानी का इल्जाम लगाया ही नहीं जा सकता, और जब जब जो जो लगाएगा इसी तरह मुंह की खाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेडमास्टर आपके दबाव में और आमीन अंसारी ने रिश्तेदारी निभाने के लिए आपको क्लीन चिट दी? मेरा दबाव अगर इतना पड़ रहा है तो फिर अब इस पे क्या बोलूं फिर। कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, एकदम सच्ची बात है कि दोनों ने जो बात थी उन्होंने खुद से मुझे बोला कि यार ये गलत बोले हैं मुफ्ती साहब। हेडमास्टर ने भी मुझे यही बात बोली कि यार ना तुम ठेकेदार हो, ना तुम उसमें कोई तुम्हारा मामला है, तुमने सिर्फ वो काम स्टार्ट में से लेआउट वगैरह लेके गए, तुम उसमें इतनी मदद करे और तुम्हारे खिलाफ ऐसा कैसे बोल दिए। वो खुद से मुझे बोले। तो मैं बोला सर अगर तुम चाहते होंगे तो इसकी वजाहत कर दो। तो बोले यार जो सच है मैं वो बोलूंगा। वो खुद से मुझे बोले। और दबाव क्या बनाएंगे यार, कोई एक हेडमास्टर पे दबाव बनाएंगे, आमीन अंसारी पे कौन दबाव बना सकता। वो रिश्तेदारी को किनारे करो, सियासी तौर पे तो उनके ही साथ है ना। और फिर मैं बोलता कि इनका दबदबा क्यों नहीं पड़ता किसी मामले में, तो बहुत बुरा लग जाता। एक सर्कल को लेकर आवाम को गोल गोल घुमाया जा रहा है। मुफ्ती साहब ने आप पर इल्ज़ाम लगाया, आपने ये काम आमीन अंसारी की तरफ डाला, आमीन भाई ने ये काम अलीम फलाही की तरफ डाल दिया। और तो कल मैं सुना वो अलीम फलाही का ऑथोराइज लेटर कुछ मुफ्ती साहब दिए है, तब वो तो ऑथेंटिक बात हो गई। दूसरी बात के एक बात है, एकदम सीधी सी एक बात है, उनका फंड है, वो आज एमएलए हैं, वो क्यों नहीं लाइन आउट ले पा रहे। वो कल जब आमीन अंसारी बोला तो मैं तो वो रह गया कि यार ये मुफ्ती साहब क्यों नहीं करवा पा रहे। तुमको याद होगा शहीदों की यादगार के पास मैंने अशोक स्तंभ का जब काम करा मेरे वार्ड में, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आए। वर्क ऑर्डर हो चुका था, मैंने पहले खामोशी से वर्क ऑर्डर करा लिया सब। वर्क ऑर्डर का मतलब क्या रहता कि हर चीज की मंजूरी हो चुकी। रेस्ट हाउस में प्रांत ऑफिसर से लेके उस वक्त के पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, कारपोरेशन के आला अधिकारी, ये सब लोग ऐसे बैठे हुए थे यार ये मामला क्या है इसने बना दिया यहाँ। तो बोले कि यार ये जो है इसकी कलेक्टर से मंजूरी लेना पड़ेगी, ये सरकार का चिन्ह है, तुमने कलेक्टर की मंजूरी ली है क्या। बोला सब बात अपनी जगह, तुमने जो है इसको वर्क ऑर्डर दिए ना, ये मेरा नहीं है, कारपोरेशन का फंड है। ये जो बात बोली जाती ना मेरा फंड मेरा, ये हमको सिर्फ एक इख्तियार ये रहता है कि हम काम सुझाएं। बहरहाल ये सरकार का कारपोरेशन का, तो मैं वही बोला कि ये मेरा क्या लेना देना इससे। मैंने एक काम सुझाया है, तुमने टेंडर निकाले, वर्क ऑर्डर करे, काम हो गया तो डालो जाके, ये नहीं बनाने देना है मत बनाओ। मगर वर्क ऑर्डर तुमने दिया ना तो तुम कैसे रोक सकते। कोई कुछ नहीं कर पाया। आज भी वो शानदार इमारत बनी हुई है, खड़ी है। ये एक लाइन आउट अगर नहीं ले पा रहा है और उसके बाद दूसरों पे इल्जाम लगाना, ये मुनासिब बात नहीं है। कल आमीन अंसारी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुफ्ती साहब का एक करीबी एजेंट है और इसकी वजह से डॉक्टर खालिद, मुस्तकीम डिग्निटी, आमीन अंसारी, एजाज बेग जो मुखलिसीन हैं वो दूर हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि कोई एक शख्स की वजह से मुफ्ती साहब के मुखलिस लोग दूर हो रहे हैं? लोग दूर हो रहे हैं, जो लोग असेंबली में थे ये सब दूर हो रहे, ये बात बिल्कुल बराबर है। ये मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा शहर देख रहा है, सब दूर हो गए हैं। और कौन एजेंट है क्या है ये सब में मैं नहीं पढ़ता। मुफ्ती साहब का काम था, उन्होंने सबको लेके चलना था, वो नहीं लेके चल पा रहे, ये उनका मसला है। बाकी मुझे उस मामले में कुछ नहीं बोलना है।